नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं आपके लिए 9वीं कक्षा के लिए स्पर्श भाग 1 से वैज्ञानिक चेतना के वाहक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन लेकर उपस्थित हुआ हूं। सर तो मैंने अपनी तरफ से लगा दिया है। पाठ का नाम है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। तो आइए सबसे पहले पाठ को बिंदुवार तरीके से करेंगे और उसके बाद उससे जो कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न बने हैं उस प्रश्नों को हम आपको बताएंगे उसके उत्तर सहित। तो आइए सबसे पहले पाठ करते हैं। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। आइए सबसे पहले पाठ परिचय करते हैं। महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन पर आधारित यह पाठ लेखक ने भारत की महान विभूति को समर्पित किया है। चंद्रशेखर वेंकट रामन के संघर्षमय जीवन एवं उनकी उपलब्धियों का चित्रण इसमें किया गया है। वे ऐसे भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने औपनिवेशिक माहौल के बीच भी भारतीय विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ध्यान दीजिए, जिस समय वेंकट रमन ने रामन प्रभाव का हमारे सामने दिया था उस समय हम गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेज हमें सांप बिच्छुओं जादू टोनों का ही देश समझता था। ऐसे समय में रामन ने पूरे भारतीय समाज में वैज्ञानिक चेतना देने का काम किया था और ये वही समय है। याद रखिए, ये जो समय है, इस समय 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिलता है गीतांजलि पर। 1913 में पहली हिंदी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई गई थी और 1930 में वैज्ञानिक चेतना को पूरे समाज में प्रसारित करते हुए उन्होंने रामन प्रभाव दिया सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने और रातों रात ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। ये देखिए, कह रहे कि उन्हें विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए एक बात और, चलते हैं अब पाठ को बिंदुवार तरीके से पाठ का विश्लेषण करते हैं। क्या है रामन का जन्म व उनकी प्रतिभा। चंद्रशेखर वेंकट रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 यानी 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। वेंकट रामन कुल 11 वर्ष की उम्र में मैट्रिक, विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट, भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ बीए तथा प्रथम श्रेणी में एमए करके मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही कलकत्ता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त हो गए थे। इनकी प्रतिभा से इनके अध्यापक तक अभिभूत थे, बहुत प्रभावित थे। रामन की जिज्ञासु प्रवृत्ति। चंद्रशेखर वेंकट रामन प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ वैज्ञानिक जिज्ञासा रखने वाले व्यक्ति थे। जैसे न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब संबंधी रहस्य को सुलझाया था, वैसे ही चंद्रशेखर वेंकट रामन ने समुद्र के नीले जल का रहस्य सुलझाया और ज्यों ही समुद्र का पानी नीला क्यों होता है इसका रहस्य उन्होंने खोज निकाला, रातों रात फिर प्रसिद्ध हो गए। 1921 में वे समुद्र की यात्रा कर रहे थे। उन्हें समुद्र को निहारना अच्छा लगता था और अपनी यात्रा के दौरान समुद्र को देखकर उनके मन में एक सवाल उठा कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। इस प्रश्न को हल करते ही वे विश्व प्रसिद्ध हो गए और उनकी इस खोज को रामन प्रभाव के नाम से जाना गया। इसी खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। रामन के व्यक्तित्व पर उनके पिता का प्रभाव। रामन के पिता गणित तथा भौतिकी के शिक्षक थे। इनके पिता इन्हें बचपन से गणित व भौतिकी पढ़ाते थे। ध्यान दीजिए, जिन दो विषयों ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बनाया उन पर उनके पिता ने ही उनके बचपन में ही उनके जो नींव है बहुत सुदृढ़ कर दी थी।
उन्होंने ही इनके हृदय में विज्ञान के प्रति रुचि जगाई। रामन ने कॉलेज की परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक हासिल किए। उनका मस्तिष्क बचपन से ही वैज्ञानिक रहस्यों को सुलझाने के लिए बेचैन रहता था। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सुदृढ़ नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। जो मैंने अभी पहले बात की है, वे अपना सारा जीवन शोध कार्य में लगाना चाहते थे, परंतु उन दिनों स्वतंत्र शोध को कैरियर के रूप में अपनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज हम शोध के रूप में कैरियर को अपना सकते हैं, लेकिन उन दिनों नहीं थी। और अतः क्या हुआ कि वे भी अन्य सुयोग्य और प्रतिभाशाली प्रतिभावान छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। उनकी तैनाती कोलकाता में हुई। रामन द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी। सर आशुतोष मुखर्जी एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। उन्हें रामन की प्रतिभा के बारे में पता चला। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद के लिए रामन को आमंत्रित किया। यह पद उच्च नौकरी की तुलना में बहुत निम्न और बहुत कम वेतन वाला था। इसके बावजूद रामन ने सुख सुविधाओं का मोह त्याग कर यह नौकरी स्वीकार कर ली। यानी कि वे सरस्वती के उपासक थे। उन्हें धन दौलत और पैसों का कोई मोह नहीं था। अपनी उच्च नौकरी को छोड़कर ऐसी नौकरी को अपनाना हिम्मत का काम था। उन्होंने हिम्मत दिखाई और प्रोफेसर पद पर नियुक्त हो गए। कलकत्ता में सरकारी नौकरी करते हुए भी वे वैज्ञानिक प्रयोगों से जुड़े रहे। वे कार्यालय से फुर्सत पाते ही इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक प्रयोगशाला में, जो महेंद्र सरकार ने स्थापित किया था, और ये बहुबाजार में प्रयोगशाला में जाते एवं नए नए प्रयोग करते थे। रामन द्वारा किए गए शोध कार्य क्या क्या था? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की यह प्रयोगशाला कलकत्ता के डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार के प्रयासों से बनाई गई थी। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक चेतना का विकास। ध्यान दीजिए, एक प्रश्न हो सकता है कि निजी संस्थाओं का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान हो सकता है उसके विकास में, या वैज्ञानिक चेतना के विकास में निजी संस्थाओं का क्या योगदान हो सकता है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, ये कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न बनते हैं। तो याद दीजिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां से उस उत्तर कुछ ले सकते हैं, कुछ भाग ले सकते हैं। फिर भी वेंकटरामन प्रयोग करने में लगे रहते थे। इन्हीं दिनों इन्होंने वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के रहस्यों को खोलने का भी प्रयास किया। उन्होंने इस भ्रांति को तोड़ा कि विदेशी वाद्य यंत्र वायलिन, चेलो या पियानो की तुलना में भारतीय वाद्य यंत्र वीणा, तानपुरा और मृदंगम घटिया है। असल में क्या है कि यूरोपियन देशों को यह भ्रम था कि भारतीय वाद्य यंत्र जो हैं वे यूरोपियन वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया है, वो कम महत्वपूर्ण है। लेकिन इन्होंने उसे ध्वनि की गणना करते हुए उसका प्रयोग के माध्यम से रिसर्च किया और फिर उन्होंने साबित किया, अपने शोध कार्यों से साबित किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय वाद्य यंत्र भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि वेस्टर्न यूरोपीय वाद्य यंत्र यानी वायलिन, चेलो, पियानो जैसे जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने ही भारतीय वाद्य यंत्र वीणा, तानपुरा, मृदंगम आदि महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने वाद्य यंत्रों के कंपन की गणना की तथा शोध पत्र भी प्रकाशित किए। वे पूरी तरह शोध कार्य में लग गए। समुद्र के नीले रंग की वजह की खोज का फल रामन प्रभाव के रूप में विख्यात हुआ और रामन ने ठोस रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरणों के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरणें ठोस रवों तथा तरल पदार्थों से होकर गुजरती है तो उनके रंग में कुछ परिवर्तन आ जाता है। असल में क्या है कि उन्होंने शोध किया। शोध क्या किया कि उन्होंने बताया कि किस तरह से तरल या ठोस से होकर जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो हैं वो कुछ न कुछ
या तो खो देते हैं या कुछ पा जाते हैं। दोनों अर्थों में प्लस और माइनस होने पर रंग अपने आप बदल जाता है। तो इसका खोज उन्होंने किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरणें ठोस रबों तथा तरल पदार्थों से होकर गुजरती है तो उनके रंग में कुछ परिवर्तन आ जाता है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिणाम में ऊर्जा खोता या पाता है उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। रामन की खोज की वजह से ही अणुओं और परमाणुओं की जो आंतरिक संरचना है का अध्ययन सरल हो गया। आणविक एवं परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की जगह पे रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया गया। एक बात ध्यान दीजिए, पहले जो था रामन का जब यह प्रभाव नहीं आया था, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का नहीं हुआ था, तो उसे पहले इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसकी गणना की जाती थी। आणविक और परमाणविक संरचना का अध्ययन किया जाता था और इसमें जो है 80 और 20% का होता था। 80% गलतियां होने की संभावना रहती थी, 20% ही संभावना ये होती थी कि बिल्कुल इक्वरेट होगा, सही होगा। लेकिन 80% की जो था कि ये गलत भी हो सकता है। लेकिन रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी जब आया तो ये समझ लीजिए कि 90 और 10 का औसत रहा, यानी 10% ही ये रहता था कि गलत हो सकता है, 90% सही माना जाता था। और एक बात और, जो आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था कि जो प्रकाश की जो किरणें हैं वे वेव की तरह नहीं चलती हैं। वे जो है प्रकाश की किरणें जो हैं वे बुलेट की तरह से तेज गति से भागती हैं और सीधी रेखा में भागती हैं। उसका नाम फोटोन दिया। और इन्होंने जो खोज किया उससे उसे जो उन्होंने क्या किया था, आइंस्टाइन ने उसे थ्योरी के रूप में दिया था, जिसे इन्होंने प्रैक्टिकल शोध करके उसे सत्य साबित कर दिया। स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। इससे पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा उनके अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। अगला क्या है, रामन द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कार एवं सम्मान। रामन प्रभाव की खोज ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया। वैज्ञानिकों की श्रेणी में, बड़े से बड़े वैज्ञानिकों की श्रेणी में उन्हें ला खड़ा किया। इसके बाद तो उन्हें मिलने वाले पुरस्कारों की जैसे मानो झड़ी सी लग गई। रामन को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया एवं इन्हें सर की उपाधि दी गई। जैसा मैंने अभी कहा था ना कि सर चंद्रशेखर वेंकट रामन जी, रामन को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिली, सर की उपाधि मिली और उन्हें विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रोम, रूस आदि देशों ने भी उन्हें पुरस्कृत किया, सम्मान दिया। और 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारतीय संस्कृति के प्रति रामन की अटूट आस्था थी। देखिए, कह रहे कि रामन में राष्ट्रीय स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। विदेशी वैज्ञानिकों के बीच बैठकर भी वे अपने भारतीय संस्कारों को कभी नहीं भूले। उन्हें भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव था। उन्होंने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी मदिरापान नहीं किया। नोबेल पुरस्कार लेने के अवसर पर भी उन्होंने शराब पीने से मना कर दिया। अच्छा, एक बात और, जब ये स्कॉटलैंड गए यानी नोबेल प्राइज लेने के लिए गए तो उन्होंने शराब पर रामन प्रभाव करके दिखाया, शोध कर वो उसका वहाँ पे जो सबके सामने प्रदर्शित किया, रामन प्रभाव दिखाया। तो वहाँ के जो आयोजक थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने और जब रामन प्रभाव ने दिखाया कि शराब पर किस प्रकार से उसका रंग बदल जाता है और कैसे उसका रामन का रिसर्च है उसका कैसे उन्होंने उसका प्रभाव पड़ा, तो सभी आह्लादित हुए, बहुत खुश हुए। सभी देखकर सभी ने तालियां बजाई। लेकिन वहाँ के जो एक आयोजक थे उन्होंने मजाक में कहा कि अब रामन ने तो शराब पर, अल्कोहल पर अपना प्रभाव दिखा दिया, तो अब
अल्कोहल को भी रामन पर अपना प्रभाव दिखाना चाहिए। ये मजाक में था क्योंकि उन्होंने शराब पीने से मना कर दिया था। और जीवन भर कभी भी बड़े से बड़े फंक्शंस हों, विदेशी हों, कहीं भी हों, वो दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ते थे। अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति उनका जो अटूट लगाव था वो इससे भी जाहिर होता है। विज्ञान एवं राष्ट्र के प्रति रामन का समर्पित जीवन क्या है? करें रामन में वैज्ञानिक दृष्टि के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना भी प्रखर थी। उन्होंने स्वतंत्र भारत में अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला स्थापित की जिसे रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से बहुत से वैज्ञानिक निकले जो भारत में वैज्ञानिक चेतना को के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना योगदान दिया। और इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े उच्च पदों पर उन्होंने काम किया। उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका आरंभ की तथा सैकड़ों छात्रों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने करंट साइंस उन्होंने करंट साइंस पत्रिका का भी संपादन किया। 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की आयु में महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रामन का देहांत हो गया। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन वैज्ञानिक चेतना की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपने आसपास बिखरी अनेक सामान्य प्राकृतिक चीजों को वैज्ञानिक दृष्टि से परखने की कोशिश की और लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने परखने के लिए प्रेरित भी किया। उनका कहना था कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, हजारों चीज़ें हैं जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्हें देखने और परखने की का वो चीज़ें जो हैं आह्वान करती हैं। हमें उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अब देखिए, अब इसके बाद इस पाठ के बाद मैं आपको कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं वो मैं करवा रहा हूं। क्या प्रश्न है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि रामन की खोज भौतिकी क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी? तर्क सहित इसकी पुष्टि कीजिए या उत्तर दीजिए। करें रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। जो मैंने अभी पहले कहा था कि आइंस्टाइन ने क्या कहा था, आइंस्टाइन ने कहा था कि प्रकाश की जो किरणें हैं वे बुलेट की धारा की तरह तेज तीव्र गति से चलती हैं और उसके जो कण थे उसका फोटोन नाम दिया। लेकिन ये चीजें हमें भूलना नहीं चाहिए। ये आइंस्टाइन ने थ्योरी के रूप में दिया था, लेकिन ये वैज्ञानिक इन्होंने रामन के प्रभाव के कारण ही रामन ने जो उसे प्रायोगिक प्रमाण के रूप में बदल दिया। उनका आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और इन्हें फोटोन नाम दिया। रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा से संबंधित प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती हैं। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। यह एक जटिल तकनीक है और इसमें गलतियां होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणुविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती है। इस जानकारी की वजह से प्रयोगशाला में पदार्थों का संश्लेषण करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण करना संभव हो गया और यह रामन के प्रयोग से संभव हुआ, याद रखिए। तो इसलिए रामन का जो रामन प्रभाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में इसने क्रांति ला दी थी। अतः हम कह सकते हैं कि रामन द्वारा की गई
खोजों ने वैज्ञानिक क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वेंकटरामन भारतीय संस्कृति के प्रति आस्थावान थे? पाठ के आधार पर इसकी पुष्टि कीजिए। अथवा दूसरा प्रश्न इसमें कैसे बन सकता है कि रामन के जीवन से जुड़ी ऐसी घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिससे उनका भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव प्रदर्शित होता हो। तो उत्तर देखिए, सर चंद्रशेखर वेंकटरामन में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी थी। उन्हें अपने देश से असीम प्रेम था। इसी के फलस्वरूप भारतीय संस्कृति से उन्हें गहरा लगाव था। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण अखंड बनाए रखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। पश्चात संस्कृति के अत्यधिक संपर्क में आने के पश्चात भी यानी बाद भी उन्होंने अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति की किसी भी परंपरा को नहीं छोड़ा। वे हमेशा भारतीय संस्कृति की परंपरा का पालन करते रहे। ध्यान दीजिए, आज के डेट में हम थोड़ी मोड़ी जानकारी ले लेते हैं और हम पश्चिमी प्रभाव में आकर अपनी ही संस्कृति, अपनी ही परंपरा को भूल जाते हैं और उसे घटिया बताने लगते हैं। एक रामन थे जो इतने नोबेल प्राइज उन्हें मिला था और उन्होंने अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को कभी नहीं छोड़ा। उन्हें एक तरफ वैज्ञानिक चेतना से संपन्न थे और दूसरी ओर अपनी संस्कृति के प्रति उनका गहरा लगाव था। ये होती है बात। इसके प्रति उनकी आस्था इतनी गहरी थी कि जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्कॉटहोम गए तो उन्होंने आयोजित पार्टी में अपने समकक्ष वैज्ञानिकों के कहने के पश्चात भी शराब पीने से इनकार कर दिया था। वे किसी भी ऐसी गतिविधि या चिंतन में संलग्न नहीं रहते थे जो भारतीय संस्कृति की एवं विचारधारा एवं परंपरा के विरुद्ध हो। भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी आस्था का ही परिणाम है। उन्होंने अत्यंत उच्च स्तरीय शोध करके यह सिद्ध किया कि भारतीय वाद्य यंत्र किसी भी दृष्टि से विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में कम नहीं है। उन्होंने जीवन भर भारत एवं भारतीय संस्कृति की उच्च स्थिति को बनाए रखने हेतु प्रयास किया। इस तरह कहा जा सकता है कि वेंकटरामन भारतीय संस्कृति के प्रति अत्यंत आस्थावान थे। अगला प्रश्न, रामन प्रभाव की खोज से वैज्ञानिक क्षेत्र किस प्रकार लाभान्वित हुआ? तो रामन प्रभाव की खोज से वैज्ञानिक क्षेत्र में एक नई क्रांति का आगमन हुआ। इसकी खोज से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया, आसान हो गया। ध्यान दीजिए, अभी मैंने कहा था ना कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। फिर रामन के प्रभाव के कारण जो है रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा, जिससे कि शोध जो है लगभग कह सकते हैं कि 90% सही होता था और 10% ही उसमें कुछ गलतियां होने के चांस होते थे। इसके माध्यम से प्रयोगशाला में पदार्थों का संश्लेषण करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण करना संभव हो गया। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा गहरा लगाव था। इस कथन पर प्रकाश डालिए। तो रामन को भारतीय संस्कृति से हमेशा गहरा लगाव था। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा सुरक्षित रख दक्षिण भारतीय पहनावे को भी नहीं छोड़ा। वे शुद्ध शाकाहारी थे। उन्होंने कभी मदिरापान नहीं किया। नोबेल पुरस्कार लेने पहुंचे रामन ने अल्कोहल पीने से मना कर दिया। उन्होंने वाद्य यंत्रों पर शोध करके यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय वाद्य यंत्र वीणा, तानपुरा, मृदंगम आदि विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में कम नहीं है, समान है, यानी सबका अपना महत्व है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उनका भारतीय संस्कृति से बिल्कुल गहरा लगाव था। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी दीजिए, उसके भी अच्छे अंक आएंगे। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी तरह से कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को रखने की कोशिश की है और मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि इससे जो हमने बिंदुवार तरीके से इस पाठ को एक्सप्लेन किया है
कोई भी प्रश्न आए, कहीं से भी प्रश्न आए, चाहे बहुविकल्पीय प्रश्न आए या चाहे कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न आए, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आप देने में सक्षम होंगे। अगर वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखते हैं तो जरूर और जरूर आप उन प्रश्नों के उत्तर देंगे, आपके अच्छे अंक आएंगे, मुझे ऐसी आशा है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट्स भी कीजिएगा। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।